इस वीडियो में हम दूसरे इंग्लैंड के अलावा दूसरे देश जो कॉन्टिनेंटल यूरोप जो कॉन्टिनेंटल देश थे उसके बारे में बात करेंगे कि उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, वो किस पेस पे हुआ, किस रास्ते से हुआ। तो इंग्लैंड ये इंग्लैंड के बाद जो इधर कॉन्टिनेंटल जो था उसमें सबसे पहले बेल्जियम को हम लेते हैं। बेल्जियम में वाटर फ्रेम आर्कराइट का जो वाटर फ्रेम था वो इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लिश से जो मास्टर था, आयरन मास्टर था, वहाँ एक मेटल और म्यूनिशंस वर्क्स क्रूसेट नॉर्थ ऑफ लियोन्स में पड़ता है, एक स्टीम इंजन का वहाँ इस्टेब्लिश किया, मतलब कि वहाँ पर प्लान रखा। कोक स्मेल्टिंग को इम्प्लाइड किया गया क्रूसेट पे, और ये इंटरप्राइज डिक्लाइन कर गया। लेकिन म्यूनिशंस जो थे, ऑर्डर्स जो थे, फेल ऑफ एट द क्लोज ऑफ नेपोलियनिक वार्स। तो ये बाद में सीडनर फैमिली के द्वारा ये मेटल वर्क फिर उसके बाद रिजुविनेट कर दिया गया। तो ये बेल्जियम में इस तरह से हम देखते हैं कि बेल्जियम में ये एक अदर इंग्लिशमैन था, वो कॉकरिल था, मैकेनिक एंड इन्वेंटर। वो बेल्जियम में फर्स्ट कार्डिंग एंड वूल स्पिनिंग मशीन्स कंटिनेंट पे ये किया, और उसके बाद इस्टेब्लिश किया। और एक लार्ज मशीन शॉप्स जो था वो लेग में इस्टेब्लिश किया, जो कि ये हैंडसम फॉर्चून इससे लाया। पीस सेटलमेंट जो 1815 का हुआ, उससे मशीन प्रोडक्शन क्विकेंड हुआ, उससे मशीन प्रोडक्शन क्विकेंड एंड एक्सटेंड किया। उसके बाद प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है 1830 से पहले ही बेल्जियम में स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जो निन्स्विंग जो डिकेट्स था वो ट्रियम्फ इसका देखा। मतलब एक द्रुत पैमाने पे एक द्रुत गति से जो विकास होता है वो ये देखा। बेल्जियम जो था वो ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट और इंजीनियर्स के द्वारा ऐड किया गया। ये डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री था। यूरोप में मेजॉरिटी ऑफ जो इनहेबिटेंट्स है वो सिटीज़ में रहा करते थे, और जिनका लिवलीवुड इंडस्ट्री और ट्रेड हुआ करता था। 1834 में बेल्जियन पार्लियामेंट एक प्लान ड्रॉप किया, जिसमें कि जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा एक नेशनल सिस्टम ऑफ रेलवेज का, जो कि रेडिएट करेगा लीग से ब्रुसेल्स तक। तो लोन फ्लॉट किया गया इंग्लैंड में, और उसके बाद ये प्लान किया गया इफेक्ट में। स्वाभाविक है। उसके बाद हम देखेंगे फ्रांस में। फ्रांस एक्चुअली ट्रेडिशंस ऑफ हैंड वर्क और लग्जरी मैन्युफैक्चर्स का इतिहास रखता था। तो इसलिए यहाँ पर स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर जो थे वो रिवोल्यूशन के द्वारा रिवाइटलाइज किए गए। तो यहाँ पर मैनुअल सिस्टम पहले ही ध्वस्त हो चुका था। तो इस तरह से कैपिटलिस्टिक जो फार्मिंग जो होता है यहाँ पर एडप्ट उतना स्केल पे नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इनक्लोजर मूवमेंट में ब्रिटेन में जहाँ तक देखते हैं वहाँ मैनुअल सिस्टम के तहत इनक्लोजर मूवमेंट, दैट मीन्स इनक्लोजर मूवमेंट के द्वारा जो एग्रीकल्चर का जो एरिया होता था वो बड़ा हुआ करता था, जिसमें कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन लगाया जा सकता था। लेकिन फ्रांस में छोटे छोटे जो एग्रीकल्चर लैंड थे छोटे छोटे, तो उस पर उतना मैकेनाइज्ड खेती नहीं की जा सकती थी। तो इसलिए फ्रांस तो 3 फैक्टर था। एक तो ट्रेडिशन ऑफ हैंडवर्क था, दूसरा लग्जरी मैन्युफैक्चर था, और तीसरा पॉलिटिकल रिवोल्यूशन जो है 1789 का हुआ, वो भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है। और चौथा स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर जो होता है वो जो
था, ये 4 हैंडीकैप था एक तरह से फ्रांस को इंडस्ट्रियलाइजेशन के आगे बढ़ने में। तो एडिक्वेट सप्लाईज ऑफ कोकिंग कोल भी यहाँ पर नहीं था। उसके बाद मच ऑफ इसका आयरन ओर था, जो था उसमें फॉस्फेरस कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, जो कि ये इसका थॉमस गिलक्रिस्ट प्रोसेस जब तक कि नहीं आया तब तक इसको इंडस्ट्री के रूप में नहीं एस्टेब्लिश किया जा सकता, मतलब कि इंडस्ट्री में इसका यूज नहीं किया जा सकता था। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फिर भी फ्रांस में टुक प्लेस। पहले तो ये माइनिंग और मेटलरी को इफेक्ट किया। उसके बाद जो आउटपुट ऑफ कोल है वो रोज किया। पीग आयरन की उत्पत्ति, पीग आयरन जो है बहुतायत मात्रा में, पीग आयरन का जो टनेज है वो बढ़ा। उसके बाद नंबर ऑफ स्टीम इंजिन्स जो थे वो इंक्रीज किया। तो इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रांस में धीरे धीरे आने लगा। 1830 के बाद बिजनेस माइंडेड गवर्नमेंट लुईस फिलिप का जो है वो लेटर सब्सिडीज और असिस्टेंस फॉर नेपोलियन थर्ड के द्वारा भी बहुत सारे इंडस्ट्री का फाउंडेशन ले किया गया। फ्रेंच इंडस्ट्री जो था वो एक टैरिफ वॉल्स के तहत ही इसको विकसित होना था। स्पेशली 1800 टैरिफ वॉल्स मीन्स कि बाहर का जो होता है, बाहर से हम सामान जो मंगाएंगे या अपने यहाँ का बाहर से सामान जो मंगाएंगे उस पर कस्टम ड्यूटी उस पर डालेंगे। अपने यहाँ के सामान में तो स्वाभाविक है कि इंग्लैंड में कस्टम ड्यूटी उतना, इंग्लैंड जब बाहर जाएगा तो स्वाभाविक है कि दूसरा देश उसको समझेगा। तो इस तरह से देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, इस तरह से देखते हैं कि जो लुईस फिलिप और जो लेटर सब्सिडीज और असिस्टेंस था नेपोलियन से, और बिजनेस माइंडेड गवर्नमेंट जो ये था लुईस फिलिप का, ये फ्रेंच इंडस्ट्री को कुछ बढ़ावा दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज भी हुआ। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे भी फ्रांस में किया गया। 1842 ईस्वी में एक लाइन पेरिस से रोइन और फिर उसके बाद ली हावरे तक डाला गया। इंग्लिश कंपनी, इंग्लिश कैपिटल के और इंग्लिश इंजीनियर और वर्कमैन के द्वारा नॉर्थ एक नेटवर्क ऑफ मेन लाइंस रेडिएट करता था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम पेरिस से। 1830 से 1870 के बीच फ्रांस में जो कोल का जो उत्पादन था वो बढ़ा, पीग आयरन का उत्पादन बढ़ा, हॉर्स पावर स्टीम इंजन का बढ़ा और स्टीम इंजन का हॉर्स पावर भी बढ़ा। और लोकोमोटिव्स के अलावा उसके बाद हुआ कि पावर ड्राइवन मशीनरी जो था वो कम्पीट करने लगा हैंडवर्क से फ्रेंच टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। मतलब फ्रेंच टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो हैंडवर्क से जो काम होता था वो पावर ड्राइवन मशीनरी के द्वारा अब होने लगा। जो नया जो फैक्ट्री था वो कंसंट्रेटेड मेनली था अलास्का, लॉराइन और उसके बाद लिली, रोवेन, पेरिस के क्षेत्र में। और अर्बन फ्रेंचमैन, यद्यपि कि ये स्मॉल शॉप्स और पुटिंग आउट सिस्टम अभी भी फ्लोरिश कर रहा था। पुटिंग आउट सिस्टम मीन्स कि जो मैन्युफैक्चर होते थे, जो मैन्युफैक्चरर होते थे, वो जो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम किया जाता था वो फैक्ट्री में काम नहीं किया जाता था, वो फैक्ट्री के अलावा वो दे दिए करते थे। मतलब कि उनको जो लेबर होते थे उनको मशीनरी और अदर चीज़ जो रॉ मटेरियल्स जो होते थे उनको दे दिया जाया करता था घर पर। और फिर उसके बाद उनसे जब वो तैयार कर देते थे तो उससे उनके माल को ले लिया जाता था, मीन्स कि उनको दिया जाता था वेजेज। यही पुटिंग आउट सिस्टम हुआ। तो बल्क ऑफ पॉपुलेशन भी करीब करीब एग्रीकल्चर था। अब जर्मनी की बात लेते हैं। जर्मनी के पास एक्चुअली वास्ट रिसोर्सेज ऑफ कोल एंड आयरन था।
लेकिन ये फ्रांस से मोर बैकवर्ड था। मशीनरी जो कि है इंग्लैंड से, इसीलिए मशीनरी इंग्लैंड से लाया गया जर्मनी में, और फ्यू फैक्ट्रीज बिल्डअप किया गया 1830 के पहले। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो मॉडर्न सेंस में होता है वो अभी यहाँ नहीं हुआ था। 1800 चूँकि जो जर्मनी था, जर्मनी एक्चुअली वास्तव में एक एग्लोमरेशन ऑफ स्टेट्स था। छोटे छोटे टीनी स्टेट्स थे, उनको उनको जिसका हेड पर्सिया हुआ करता था और एक तरफ ऑस्ट्रिया हुआ करता था, मतलब कि, और बीच में छोटे छोटे स्टेट्स थे, तो यही एक ये जर्मनी हुआ करता था। तो ये जर्मनी हुआ करता था, तो वहाँ पर छोटे छोटे स्टेट के बीच में किसी तरह का कोई एमिटी नहीं था, यूनिटी नहीं था, थ्रेड नहीं था, जिससे कि ट्रेड और व्यापार, और उसके बाद किसी तरह का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी जिसमें जो कि उद्योग को बढ़ावा देता है। तो इस तरह की व्यवस्था थी। तो सबसे पहले तो कस्टम्स यूनियन का उत्पत्ति हुआ जुलोवरीन का, जो कि 1833 ईस्वी में एक्सेप्ट ऑस्ट्रिया को छोड़ के, जो कि बहुत सारे ट्रेड बैरियर को हटा दिया। और ये एक्चुअली जुलोवरीन का फाउंडेशन इसलिए दिया गया था कि ये लैंड ओनर को ये अपने मार्केट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मार्केट को बढ़ावा देने के लिए, और कॉमर्स को इंक्रीज करने के लिए, और जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके इंक्रीजमेंट के लिए भी। मीन्स कि ये बेसिकली एग्रीकल्चरली ओरिएंटेड था, और एग्रीकल्चर ओरिएंटेड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जितना भी जो अब वो जितना क्षेत्र में चला जाए, तो ये इस तरह से ओरिएंटेशन इसका था। तो उसके बाद लेकिन 1839 में हुआ कि ब्रिटिश कैपिटल के हेड से पहला जर्मन रेलवे सिस्टम बिल्टअप किया गया। ये ड्रेसडेन से लेipzig तक। पॉलिटिकल रिवोल्यूशन जब हुआ 1848 तक, तो उस समय 4000 मील्स रेलवे के थे, जो कि बर्लिन को कनेक्ट करते थे, हैम्बर्ग, राइन, प्रागवे और वियना से। उसके बाद हुआ कि इंग्लैंड, बेल्जियम और फ्रांस से कंट्रास्ट में रेलवे बिल्डिंग यहाँ पर प्रीसीड किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले ही यहाँ रेलवे बिल्डिंग यहाँ पर हुआ। ये डिफरेंस था इंग्लैंड और अदर कंट्री और जर्मनी के इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न में। जर्मन कोल आउटपुट जो था वो फ्रांस के कोल आउटपुट से लेस था, लेकिन फिर उसके बाद ये बढ़ने लगा। स्टीम ड्राइवन मशीनरी भी अप्लाई किया गया कॉटन स्पिनिंग और टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में। उसके बाद सैक्सोनी, सिलेसिया टेक्सटाइल फैक्ट्री जो है, सैक्सोनी, सिलेसिया, वेस्टफेलिया, राइनलैंड, ये सब में अपना फ्रक्टेशन पाया। कॉटन वीविंग और मैन्युफैक्चर और जो अदर टेक्सटाइल थे वे 1870 तक बेसिकली हैंड इंडस्ट्रीज थे। और 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो जर्मनी का था वो रूरल और एग्रीकल्चर था। इसका स्वीपिंग कंसिक्वेंसेज बाद में ऑब्वियस हुआ 1870 के बाद। एल्सवेयर ऑन द कंटिनेंट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फैक्ट्री सिस्टम और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ओनली स्पॉटिफाई किया 1870 के पहले तक। ये हॉलैंड, स्वीडन, स्पेन कुछ इंस्टांसेस थे। उसके बाद कंसिडरेबली प्रागवे, जर्मन ऑस्ट्रिया और उसमें कुछ मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री का ये हुआ। मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री का विकास हुआ।
काउंट काबूर वेल्थ और अपना ग्रेट फेम प्रमोटर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में पाया। लेकिन बाई एंड लार्ज जो यूरोपियन जो कंटिनेंट थे, वे एक्सेप्शन ऑफ बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस, कम से ये सॉलिटरी एग्रीकल्चर थे। ओवरसीज जो था ओनली रिलीजन, वही रीजन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड थे 1870 के पहले, जहाँ पर कि न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पर हुआ कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पर गुड डील ऑफ मैकेनिकल इन्वेंशन हुआ था। एक कंसिडरेबल इम्पोर्टेशन ऑफ बोथ मशीनरी और कैपिटल फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। मशीनरी एंड कैपिटल का ग्रेट ब्रिटेन से इम्पोर्ट हुआ। फैक्ट्री लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जो फैक्ट्री लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ स्टाइल्स एंड शूज न्यू इंग्लैंड में ग्रो अप हुआ। एक्सटेंसिव बिल्डिंग और ऑपरेशन ऑफ रेलवे, एक नया डेवलपमेंट हुआ। एक्सपेंशन ऑपरेशन, एक नया डेवलपमेंट हुआ ये पेनिसिल्वेनिया में। और 1870 में यूनाइटेड स्टेट्स प्रॉमिस किया कि हम ग्रेट इंडस्ट्रियल नेशन बन जाए कंपेरेबल विथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। तो इस तरह हम देखते हैं कि ब्रिटेन में स्पॉन्टेनियस था इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन अदर कंट्री में स्पॉन्टेनियस इन द सेंस नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो कैपिटल जो हुआ करते थे, मतलब कि लोगों का व्यू था, वहाँ के लोग भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते थे, अपने क्षेत्र अपने उद्योग का बढ़ावा देना चाहते थे। लेकिन जो टेक्निक और साइंटिफिक टेक्निक और जो प्रोसेस था और उसके बाद कैपिटल था, मोस्टली बाहर से लाया हुआ होता था, न कि सेल्फ जनरेटेड कैपिटल हुआ करता था। तो ये बेसिकली डिफरेंस था। और दूसरा डिफरेंस ये था कि इंग्लैंड फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज था, जबकि अदर यूरोपियन कंट्रीज फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड बाद में हुए, 1870 के बाद हुए, इस दशक में हुए। और ये बेसिकली एग्रीकल्चर ही थे। इसका सोशल इम्पैक्ट हुआ कि नेशनलिज्म, जहाँ पर नेशनलिज्म जो होता है, नेशनलिज्म इंग्लैंड में जो नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी, ये भी स्पॉन्टेनियस था। और अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी स्पॉन्टेनियस था, लेकिन डिफरेंस ये था कि वहाँ पर ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ और यहाँ पर शार्प ब्रेक हुआ बहुत सारे क्षेत्र में। हम इसीलिए देखते हैं कि बहुत सारे रिवोल्यूशन जो होता है कंटिनेंटल यूरोप को बहुत सारे रिवोल्यूशन का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।